आज हम दूसरा चैप्टर प्रवाल और प्रवाल वृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संसिलिनेटेटा के कुछ समुद्री प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल स्रावित करते हैं, जो इनकी देह के चारों ओर एक आवरण के रूप में वृद्धि करता है। इन प्राणियों को प्रवाल या प्रवाल प्राणी कहते हैं। ज़्यादातर ये प्राणी जो हैं वो कॉलोनियल प्राणी होते हैं। इस चैप्टर में हम कोरल रीफ क्या होते हैं, उनकी एनाटॉमी, टाइप्स, प्रकार, उनके कोरल रीफ्स क्या होती हैं, कहाँ पर ये पाई जाती हैं और इम्पोर्टेंस क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले कोरल रीफ क्या होती है कि एक माउंटेड रीज होती है जो उसमें कि लिविंग कोरल हो सकते हैं, कोरल का स्केलेटन हो सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो सकता है, जो कि दूसरे कोरल के अलावा दूसरे प्राणियों का भी हो सकता है, जैसे कि कैलकेरियस एल्गी हो सकती है इसमें। ये मिड 18th सेंचुरी में इनका ओरिजिन जो है वो हुआ है। इसके बारे में कुछ संरचनाएं अगर हम बताएं या जैसा आपके उसके बारे में लूँ पहले से शुरू से मैं उसके ऊपर से, तो प्रवाल पॉलिप की संरचना अगर हम देखें तो एक छोटा सा कोमल प्राणी ये होता है, 10 मिलीमीटर लंबा और 1 से 3 मिलीमीटर व्यास का ये हो सकता है। एकल जो प्रवाल होते हैं उनका पॉलिप ज़्यादा विकसित होता है, लंबा होता है या 25 सेंटीमीटर डायमीटर का ये हो सकता है। इसके बेस से ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन जो है वो करता है और बेसल डिस्क जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो अग्र सिरे पर मुख्य बीम के केंद्र से इसके चारों ओर अनेक टेंटाकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसको अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो कोरल की पॉलिप की एनाटॉमी हम बाहर से ये किस प्रकार का दिखता है और अंदर से ये किस प्रकार का दिखता है, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास जो है वो किया गया है। ये जो टेंटिकल्स की जो हम बात कर रहे थे कि ये टेंटिकल्स हैं इसके अंदर ये, और ये इसके अंदर निडेरिया में ये आता है, इसलिए इसके अंदर आपका निडोसिल्स जो है वो पाई जाती है और ये इसका बेस है। तो बेसल डिस्क इसके अंदर नहीं पाई जाती है और जो मुख्य बिंब जो होता है उसके चारों ओर अनेक टेंटिकल्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये माउथ है इसका और ये टेंटिकल्स इसके अंदर हैं। ये यहाँ पर इसमें और आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, टेंटिकल्स इसके अंदर ये पाए जाते हैं। फेरिंग्स पाई जाती है, किंतु इसके अंदर फेरिंग्स के अंदर जो खांचे जो होती है इसकी वो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। अग्र सिरे पर मुख्य बिंब के केंद्र में मुख्य व इसके चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं, ग्रसनी पाई जाती है, खांचे अनुपस्थित होती है। अग्र आंतरयोजनी आंतरगुहा के ऊपरी भाग तक ही सीमित रहती है। इनके सिरे पर दंश कोशिकाओं की एक पाली पाई जाती है। पेशियां इनमें अल्प विकसित होती है और निवह की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर केवल लिविंग पॉलिप जो हैं वो पाए जाते हैं। ये रात्रि में भोजन ग्रहण ये करते हैं। इनका कंकाल अगर हम देखें, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ पहले मैं आपको यहाँ पर कि कोरल जो है वो एनिमल है, लेकिन इनमें कुछ जैसे सेसाइल होते हैं ये स्थानबद्ध पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रारंभ में प्लांट जो है वो समझा गया था। इनको सबसे पहले डी पेसोनेल जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1753 में बताया कि ये वास्तव में एनिमल्स हैं। ये 90% ऑफ देयर एनर्जी दे गेट फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रात में अपने टेंटिकल से, जिनके ऊपर की निडोसिल या दंश कोशिकाएं पाई जाती है, उनसे अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। मुख्य और उसकी संरचना अभी मैंने आपको बताई थी, ये इसका एनाटॉमी है। ये गैस्ट्रोडर्मिस है इसकी। निडेरिया में आप जानते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, बीच में मेजोग्लिया जो है वो पाई जाती है। ये इसकी बेसल प्लेट है। प्रवाल का कंकाल अगर हम देखें तो ये कोरेलाइट इनको कहा जाता है और ये कहाँ से आता है, जो कैलिकोब्लास्ट सेल्स हैं इसकी, जो कि इसकी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, वहाँ से ये स्रावित होता है। जो जैसे हमने बताया कि प्रवाल जो है वो कॉलोनियल हो सकते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ करके, जब कॉलोनियल होते हैं तो एक दूसरे से जुड़ करके और कोरिलियम नाम का एक
कंकाली समूह जो है ये बना लेते हैं। जो कोरेलाइट है ये एक स्टोन प्याले के समान संरचना होती है जिसका एक बेसल प्लेट होता है और इसकी जो भित्ति है जो कि इसको लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो थीका कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसल प्लेट है और ये थीका है। इसमें प्याले के समान गुहा में कई सेप्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। ये हम कॉलोनी वाले की बात कर रहे हैं तो ये सेप्टम हो गए हैं इसके अंदर जो कि इसको एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ये सेप्टम हो गया है यहाँ पर। ये प्रवाल का जो पॉलिप कंकाल का जो श्रावण है वो प्लेनुला लार्वा से विकसित पॉलिप से किया जाता है जो कि किसी चट्टान के साथ में जुड़ जाता है और वहां पर ये अपने आप को सेटल कर लेता है। तो ये सबसे पहले प्रोटोथीका बनाता है और इसकी जो एक्टोडर्म होती है उससे एक बेसल प्लेट का निर्माण जो है होता है जिसके द्वारा ये इसके चारों ओर जुड़ा रहता है और इसके चारों ओर फिर थीका बन जाता है। इसमें बडिंग की क्रिया होती है, मुकुलन होता है और नए प्रकार के पॉलिप जो हैं वो इससे लगातार बनते रहते हैं। ये भी कंकाली संरचना इसी प्रकार से स्रावित करते हैं और लगातार इसकी वृद्धि जो है वो होती जाती है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण में दे रहा हूँ, उनको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमने कहा कि सोलिटरी हो सकते हैं, एकल हो सकते हैं या समूह में पाए जाने वाले हो सकते हैं। तो उदाहरण ध्यान रखिए, फंजिया और फ्लेबेलम और कैरियोफाइलम, कैरियोफिला, तीन नाम ध्यान रखिए यहाँ पर, फंजिया, फ्लेबेलम और कैरियोफिलिया। एकल जो निवह हैं, एक निवह के जो कोरल में होते हैं उनको मिलाकर के कोरेलियम कहते हैं। इसके अंदर एक कोरेलियम के अंदर हजारों कोरल जो हैं वो हो सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से जो कॉलोनियल कोरल हैं उनके नाम ध्यान रखिए आप यहाँ पर, फेविया, मैड्रिपोरा और एक्रोपोरा। ये तीन उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझिए और याद कर लेना। ये तीन उदाहरण आप जो सॉलिटरी हैं उनके और तीन उदाहरण जो कॉलोनियल हैं, निवही हैं, उनके आप ध्यान में रखिए। अब कोरल को अगर हम क्लासिफिकेशन आपको ध्यान होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है इसका, तो हाइड्रोजोआ, ऑक्टोकोरेलिया और हेक्साकोरेलिया, तीन प्रकार के कोरल जो हैं वो पाए जाते हैं। जो फर्स्ट वाला है आपका हाइड्रोजोअन प्रवाल, इसमें जो क्लास हाइड्रोजोआ आती है उसके ऑर्डर हाइड्रोकोरेलिया के कुछ सदस्य हैं जैसे मिलीपोरा, स्टाइलेस्टर और डिस्कीपोरा। ये क्या करते हैं कि ये एक शाखादार कैल्शियम का बाह्य कंकाल का श्रावण करते हैं और अन्य कंकाल अन्य प्रवाल के साथ में प्रवाल भित्ति में पाए जाते हैं। इनमें अधिचर्म द्वारा एक कैलिकोप्लास्टिक लेयर बनाई जाती है और इसके अंदर इसके गैस्ट्रोजोइड और डेक्टिलोजोइड यानी दो प्रकार के जैविक जीवक जिनको कि हम पॉलिप कहते हैं। ये पॉलिप की संरचना आपके को नजर आ रही है। बेसिक संरचना हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। दूसरा ऑक्टोकोरेलिना, ये क्लास एंथोजोआ में सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया के सदस्य हैं जैसे एल्सायोनियम, जैसे डेडमैन फिंगर कहा जाता है। एक कोमल प्रवाल होता है और मीजोग्लिया में जो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह से ऑर्डर स्टोलोनिफोरा का एक ट्यूबोपोरा आपने पढ़ा हुआ है जिसे ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं, जो कि कॉलोनियल होता है और ये कैल्केरियस स्पिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसमें हर नली के अंदर एक पॉलिप रहता है और ये पॉलिप जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनका रंग जो है वो लाल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पूछा जा सकता है इसके अंदर कि लाल रंग जो है वो क्यों होता है, तो लोहे के लवणों के कारण से ये होता है। इसी तरह से ऑक्टोकोरेलाइना में ऑर्डर सिनोथिकेलिया के जो सदस्य हैं वो हीलियोपोरा जैसे नीले रंग के होते हैं, तो वो ब्लू कोरल्स कहलाते हैं। बाद में कोरल्स की अलग अलग टाइप्स भी हम वहां पर पढ़ेंगे। एक सी फेन नाम आपने सुना हुआ है, आपने स्पॉट भी देखा है, इसका म्यूजियम स्पेसिमेन देखा है। समुद्री पंखा कहा जाता है इसको, हॉर्नी कोरल भी कहा जाता है। तो इसका जो कंकाल है वो श्रृंगी प्रोटीन का बना रहता है। और तीसरा और अंतिम प्रकार है इसका हेक्साकोरेलाइन, जो कि ऑर्डर मैड्रिपोरेरिया के सदस्यों में पाया जाता है। इसको स्टोन कोरल या ट्रू कोरल इनको कहा जाता है। तो ज्यादातर प्रवाल भित्ति का अगर हम भाग देखें तो उसमें
आपका हेक्साकोरिलियन कोरल्स ही बनाए इसका मुख्य भाग बनाते हैं, जैसे कि मैड्रिपोरा है। अब इनके द्वारा जो ये डिपोजिशन हो रहा है, तो इनकी जो डेथ होती है तो ये जो स्केलेटन है इनका वो डिपोजिट होता रहता है और इस तरह से उसके ऊपर लगातार नए कोरल जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, पॉलिप उसके, तो कोरल भित्ति जो है वो इस प्रकार से बनती है। तो प्रवाल भित्ति क्या होती है और इनके प्रकार क्या हैं? प्रवाल भित्तियाँ क्या है कि हमने कहा कि ये जो पॉलिप्स हैं इनकी जब डेथ होती रहती है तो इनका जो स्केलेटन है वो जमा होता रहता है और इस तरह से एक ऊंचा पहाड़ के जैसा टीला जो है वो बन जाता है। तो इनकी उत्पत्ति जल की सतह के निकट होती है। तो होगा क्या कि पॉलिप जो है वो बडिंग के द्वारा प्रजनन करते रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का स्रवण करता है और इस तरह से प्रवाल भित्ति का लगातार निर्माण जो है वो होता रहता है। एक बहुत अच्छी परिभाषा जो है वो वेलेंड वागन के द्वारा 1917 में दी गई थी कि प्रवाल भित्तियां चूने के पत्थरों से बनी कटक या पर्वतमाला जैसी संरचनाएं होती हैं जो प्रवाल पॉलिप द्वारा स्रावित की जाती है और इसका ऊपरी सिरा जो है वो समुद्र की सतह के पास में होता है। इसके अंदर मेड्रिपोरेरिया के जो स्टोन कोरल्स हैं वो उनके द्वारा मुख्य रूप से बनाई जाती है, लेकिन हाइड्रोकोरेलाइना जैसे एल्साइनोरिया भी इसके अंदर भाग लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोटोजोन्स हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में बताया था मैंने आपको कि जो फोरामिनिपोरा ग्रुप है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाते हैं और ये सेटल होता रहता है नीचे। तो शैवाल इसके अंदर एक जू जेंथिला भी उसके साथ में पाई जाती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि कोरल क्योंकि एक लिविंग एनिमल है और इसके साथ में जू जेंथिला एल्गी पाई जाती है, तो एल्गी कहाँ तक पाई जाएगी? जहां तक कि प्रकाश अंदर की ओर जा रहा है, समुद्र के तल में नीचे की ओर प्रकाश जहां तक जा रहा है। तो कोरल केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश पहुंचता है। तो ये जो क्रिया है वो सहजीवन की क्रिया जो है वो होती है। तो इसमें क्या होगा कि कैल्शियम का तो है ही है, वहां पर उनका स्केलेटन बनेगा और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति जो है वो होती है। जो प्रवाल हैं वो कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं? प्रवाल भित्तियाँ छिछले और गर्म जल वाले समुद्र में पाई जाती है, जैसे इंडो पैसिफिक, पश्चिमी केंद्रीय पैसिफिक और बर्मुडा के उत्तर में स्थित कैरिबियन प्रदेश में ही पाई जाती है। फ्लोरिडा की, वेस्ट इंडीज के टापू, बहामा, बर्मुडा, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसमें, जो ट्रायंगल बना करके बता रखा है कि ये वहां पर मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो अगर हम पृथ्वी के हिसाब से देखें तो भूमध्य रेखा की दोनों ओर हैं जहां पर जल का ताप जो है वो अन्य समुद्रों के जल से अधिक होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसके कारण से टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो प्रवाल हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन अधिक करेंगे। और अगर हम डेप्थ देखें इसकी तो समुद्र में 30 से 35 मीटर की गहराई तक ये पाई जाती है। इसके नीचे तापक्रम घट जाता है और साथ ही प्रकाश भी कम पहुंचने लगता है, इसके कारण से ये वहां पर वृद्धि नहीं करती है। अगर इनका टाइप्स हम देखें तो प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है, जिनको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। पहला प्रकार है जिनको हम फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं या इनको झालरदार भित्तियां कहा जाता है। तो यहाँ जो बताया हुआ है पहला वाला देखिए आप यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ, ये फ्रिंजिंग रीफ है। ये किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के तट पर निकट पाई जाती है और तट से 400 मीटर के लगभग ये समुद्र के द्वीप के निकट फैली रहती है। इसकी वृद्धि समुद्र की ओर होती है जिसको कि फ्रंट कहा जाता है। जैसे देखिए आप ये तट है, इसके लगभग 400 मीटर की दूरी के ऊपर ये पाई जाती है और इधर समुद्र है तो इसकी वृद्धि जो है वो समुद्र की ओर होगी नेचुरली। और ये 50 से 100 मीटर चौड़े एक प्लेटफॉर्म के रूप में पाई जाती है। गहराई की अगर हम बात करें तो ये 35 से 100 मीटर तक होती है। तो इनमें चट्टान और तट के बीच में कोई जल मार्ग जो है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको झालरदार भित्तियां या फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है बैरियर रीफ। ये समुद्र में किसी द्वीप के या ज्वालामुखी के चारों ओर पाई जाती है, लेकिन इनमें समुद्र के किनारे के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। जैसे उसमें हमने कहा था कि 400 मीटर होती है, लेकिन इसमें जैसे ये द्वीप हो गया बीच में या कोई ज्वालामुखी हो सकता है, इसके चारों ओर ये बैरियर रीफ जो है वो पाई जाती है। ये जल की जो चौड़ाई है वो मिनिमम 800 मीटर, इस द्वीप से ये जो दूरी है वो मिनिमम 800 मीटर और मैक्सिमम ये
10 माइल तक जो है वो हो सकती है। तो इसके बीच का जो भाग एक बन गया है कि ये ज्वालामुखी है या कोई छोटा द्वीप है, इसके चारों ओर ये प्रवाल भित्ति बनी हुई है, इसके बीच का भाग लगून कहलाता है। इसमें गहराई जो है वो 10 से 50 फैदम तक होती है। फैदम जो है वो समुद्र के सतह की गहराई को नापने की एक इकाई है। तो ये क्षेत्र जो है वो शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि यहाँ पर ये द्वीप है और इसके चारों ओर ये बैरियर रीफ है। तो पानी की जो लहरें जो या तेज लहरें जो उठती हैं वो ये बैरियर रीफ रोक देती है। तो ये जो लगून वाला एरिया है ये थोड़ा शांत प्रकार का होता है। इसके कारण से क्या होगा कि इसको ये आपका जो पोर्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, बंदरगाह जिसे कहा जाता है। इसमें जलयान चल सकते हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि 2000 किलोमीटर तक लंबी है और तट से 150 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका एटॉल। ये वृत्ताकार या घोड़े की नाल की आकृति की होती हैं, जिनके बीच में एक लगून होता है और इसको लगून द्वीप कहते हैं। ये लगून 90 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं होकर के और बीच बीच में खंडित जो हैं वो हो सकती हैं। गहराई इसकी 20 से 90 मीटर हो सकती है और इसका जो भित्ति का बाहरी सिरा है वो समुद्र की तली तक धीरे धीरे ढलवा होता जाता है, यानी ढलान जो है वो इसका बढ़ता जाता है। ये हिंद महासागर में हजारों की संख्या में एटोल पाए जाते हैं। सबसे बड़ा एटोल जो है मालदीव के सुवा द्वीप में है। ये इसका क्षेत्रफल 68 बाई 52 किलोमीटर और इसका डायमीटर अगर हम देखें तो 195 किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा है। और इसके इस पेरिफेरी में लगभग 102 द्वीप आ जाते हैं। और एक दूसरा उदाहरण जो है वो बिकाइन एटोल है, जो प्रशांत महासागर के अंदर ये पाई जाती है। तो इसके ये बनती कैसे है, इसके बारे में कई सिद्धांत जो हैं वो दिए गए हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा कर लें यहाँ पर कि एक डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार उसको अवतलन सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। अवतलन सिद्धांत क्या कहता है कि प्रवाल भित्तियां सबसे पहले झालर के रूप में बनती हैं। समुद्र तल जो है वो लगातार नीचे धंसता जाता है, तो उसके बीच में जलमार्ग के चौड़ा होने के साथ साथ चट्टानें बन जाती हैं और एक तलखंड या एक द्वीप जो कि पूरी तरह नीचे चला जाता है तो एटोल बन जाती है। और इस प्रकार डूबने के कारण से चट्टानों की मोटाई बढ़ती जाती है और अनेक प्राणी इसके ऊपर आकर के और रहने लग जाते हैं। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था वो डेली ने दिया था, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेली। इस सिद्धांत के अनुसार जो ग्लेशियल एरा जो था उसमें जब बर्फ जम रही थी तो महासागरों का स्तर नीचे चला गया था। आज जिस स्तर पर है उससे 60 to 70 मीटर नीचे चला गया था। तो जो लहरें बनती थी वो तट को काटती थी, उसे प्लेटफॉर्म बन गए। और ये जो प्लेटफॉर्म बने थे ये प्रवाल की ग्रोथ के लिए अच्छे थे। जैसे जैसे वो बर्फ पिघलती गई तो तापमान बढ़ता गया तो कोरल जो है वो ग्रोथ करते गए। और जैसे जैसे तल उठता गया, समुद्र के का जो तल है वो पानी की मात्रा बढ़ने के कारण से उठता गया, उसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर की ओर उठते चले गए। तो ये प्रमाण भी मिले हैं कि जो प्रवाल भित्तियां आज भी निमग्न जो थल हैं, यानी जो अंदर की ओर डूबा हुआ है, उसके ऊपर उठती जा रही है। और ये प्रवाल भित्तियां 10 से 200 mm पर ईयर की वृद्धि जो है वो करती है। तो इनकी मोटाई को अगर देखते हुए अगर हम देखें तो जो प्रवाल भित्तियां हैं ये 15,000 से 30,000 साल पहले बनी हुई लगती है। तो अगर हम टोटल स्पीसीज की बात करें तो लगभग 1500 स्पीसीज हैं, जिसमें मैंने आपको 3-3 उदाहरण याद रखने के लिए कहा है, एकल और समूह वालों की। तो अलग अलग प्रकार की कोरल रीफ जो हैं वो 3 जो कोरल रीफ हैं उसके बारे में हमने बात करी थी, फ्रिंज्ड, बैरियर और एटॉल। ये 3 जो हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनको आप ध्यान रखें कि प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं, जालरदार, रोधी या एटॉल पाई जाती हैं। और 3 सिद्धांत जो हैं वो इसके बारे में दिए गए हैं। इसके बारे में कुछ और अगर हम चर्चा करें तो ये ट्री कोरल रीफ हैं, हॉट कोरल रीफ हैं या स्टार कोरल रीफ भी ये हो सकती हैं। मैं ये बता चुका हूँ आपको यहाँ पर।
ओशन के ऊपर पाई जाती है, डीप कूल वाटर से शैलो ट्रॉपिकल वाटर के ऊपर ये पाई जाती है, और लगभग इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हो रहती हैं, जो टेम्परेचर जो है वार्म होना चाहिए हमारा। और अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये पाई जाती हैं, 30 डिग्री दोनों ओर ये पाई जाती हैं। इस चित्र में इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताने का प्रयास किया गया है, जिसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री साउथ की ओर। ये मुख्य रूप से इनका, क्योंकि इनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसके ऊपर जाएंगे आप तो टेम्परेचर उतना इनको नहीं मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें हम इनको, तो मैंने आपको बताया पहले कि सबसे अधिक एशिया पैसिफिक में है, फिर अफ्रीका में, यूरोप में, फिर लैटिन अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे कम है उसके अंदर। अब इनको थ्रेट्स क्या क्या हैं, तो क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन दो मुख्य रूप से इनके लिए खतरे का कारण है। ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होती है, और लगातार जो है वो पॉलिप जो है वो बनते रहते हैं, पॉलिप सेटल होंगे और इस तरह से ये कोरल रीफ बनती है। इसके बारे में यहाँ पर बताया था। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है इसका। पहला तो जैव विविधता बहुत अधिक इसके ऊपर पाई जाती है, और दूसरा ये तट की रक्षा करने का काम करती है, और इनसे हमें कई मेडिसिनल वैल्यू है इनकी, और टूरिज्म को ये बढ़ावा देती है। तो इनका निर्माण हजारों सालों पहले हो गया था, और इनके जो जहाँ पर ये एक इंडिकेशन है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो इनके आसपास ज़्यादा मिल सकते हैं, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी को ये बढ़ाती हैं, तो ये जीव जंतुओं को रहने के लिए एक आधार देती है। इसके ऊपर स्पंज, सी एनीमोन, वर्म्स, क्रेब्स, स्नेल, स्टारफिश, सी अर्चिन, होलोथुरिया आदि अनेक जाति की मछलियाँ, इसके अलावा अनेक जाति की मछलियाँ जो हैं वो इनके ऊपर अपना आवास बनाती हैं। और टूरिज्म का जो मैंने बताया आपको कि जैसे लक्षद्वीप, मालदीव और प्रशांत महासागर में फिजी जो है वो अच्छे स्थान हैं, तो ये सुंदर और आकर्षक दृश्य उत्पन्न करती है, और इसके कारण से पर्यटन जो है वो बढ़ता है। कोस्टल प्रोटेक्शन में बताया मैंने आपको कि ये किनारों को कटने से बचाती है, नहीं तो जो ज्वार भाटा जब आता है तो किनारे लगातार इससे कटते रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें कि मैंने आपको बताया था कि इनके पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं। कल शायद मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो जो फोरामनीफेरा शेल्स हैं उनसे जो लाइमस्टोन बनता है, इससे पेरिस में जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर इससे बनी हुई है। इनके जो आसपास के जो एरिया हैं वहाँ सोर्स है एक अच्छा ये स्टोन का। दूसरा कि कुछ जो है इनका धार्मिक महत्व भी है, और मेडिसिन में भी इनको काम में लिया जाता है। जैसे मूंगा जिसे हम कहते हैं, आप जानते हैं मूंगा क्या होता है? मूंगा जैसा ज्योतिषी को बताते हैं, वो कहते हैं कि आपका ये ग्रह कमजोर चल रहा है और इसके लिए मूंगा पहनना चाहिए। एक तो वो कारण तो है ही है, अंगूठी में इनको जो स्टोन है वो उसको लगाया करके और पहना जाता है, माला के रूप में पहना जाता है। और मूंगा जो है वो काफ़ी दवाइयों के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे आयुर्वेद में एक दवा है प्रवाल पिष्टी जिसे कहते हैं, वो हमें एक्चुअली किससे मिलता है? रेड कोरल से मिलता है, जो कि नाम याद रखिए आप इसको, कोरेलियम रूब्रम। इसे अंगूठी और नेकलेस के रूप में भी लिया जाता है। और साउथ इंडिया में रेड कोरल और पाइप कोरल से कुछ औषधियाँ भी बनाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक होता है, तो सीमेंट के लिए इसको कच्चे माल के रूप में भी काम में लिया जाता है, यानी इससे सीमेंट जो है वो बनाई जाती है। तो ये हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये ट्राइंगल जो मैं कह रहा था आपको पहले कि सबसे अधिक मात्रा में जो कोरल रीफ हैं वो इस ट्राइंगल के अंदर पाई जाती है। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ मैंने बताई थी आपको। ये पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, और ये इंडिया और चाइना वाला पार्ट जो है वो आ गया है। तो इस भाग में विश्व में सबसे अधिक कोरल रीफ्स जो हैं वो पाई जाती है। कोरल क्या है, निडेरिया का है, ये बता चुका था मैं आपको। ये इसकी संरचना है, टेंटिकल, माउथ, स्टमक। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने अब तक बताया है आपको ये। और हाँ,
एक ये चीज़ है हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल। इसमें टेंटिकल्स मल्टीपल में होते हैं, 6 के मल्टीपल में होते हैं हेक्साकोरलाइन। ये सॉफ्ट कोरल है। इनका लाइमस्टोन स्केलेटन ये बनाते हैं, स्टोन कोरल्स इनको कहते हैं। इसमें कोई लाइमस्टोन का स्केलेटन जो है वो नहीं होता है। ये मुख्य रूप से कोरल रीफ को बनाने के मुख्य स्रोत हैं और कॉलोनियल और सोलिटरी दोनों प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के कोरल्स हैं। इनको थ्रेट जो है वो मेनली टूरिज्म और पॉल्यूशन से होती है, जिसके कारण से कोरल की डेथ अगर होती जाती है तो जो रीफ है वो खत्म होती जाएगी और जो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इसके अंदर जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके कारण से टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ये इसमें मुख्य कारण है इसके। थैंक यू।